दोस्तों बॉलीवुड में फिल्म मेकिंग और कंट्रोवर्सी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और अगर ये कंट्रोवर्सी फिल्म की मेकिंग के दौरान ही मीडिया में आ जाए तो फिर फिल्म को चलना ही चलना है। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ऐसी एक फिल्म के बारे में जिसके डायलॉग राइटर को इस फिल्म की राइटिंग के क्रेडिट्स में जगह तक नहीं दी गई थी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बॉलीवुड अनबॉक्सिंग में। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल बॉलीवुड अनबॉक्सिंग पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम फिल्मों से जुड़ी अंदर की बातें आपके लिए लाते रहते हैं। दोस्तों जिस फिल्म की हम आज बात करने जा रहे हैं उसका नाम है परिंदा, जो कि साल 1989 के नवंबर महीने की 3 तारीख के दिन रिलीज हुई थी। तो आइए दोस्तों सबसे पहले जानते हैं आखिर कैसे इस फिल्म के डायलॉग राइटर इम्तियाज हुसैन के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी हुई। दरअसल इस क्राइम ड्रामा फिल्म के प्रोड्यूसर थे विधु विनोद चोपड़ा, और उन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट भी किया था। विधु विनोद चोपड़ा ने एज ए डायरेक्टर अपना करियर स्टार्ट किया था साल 1985 में आई फिल्म खामोश से। फिल्म खामोश में उन्होंने मंझे हुए कलाकारों से एक्टिंग करवाई, जैसे अमोल पालेकर, नसरुद्दीन शाह, शबाना आजमी और पंकज कपूर। इस फिल्म खामोश की स्टोरी भी कई बड़े बड़े दिग्गजों ने लिखी थी, जैसे सईद अख्तर मिर्जा, सुधीर मिश्रा, कुंदन शाह, मंजुल सिन्हा और खुद विधु विनोद चोपड़ा। फिल्म की हालत यह रही कि जब फिल्म बनकर तैयार हुई तो इसके अनकन्वेंशनल सब्जेक्ट के चलते किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर ने इसे नहीं खरीदा। विधु विनोद चोपड़ा ने कई वितरकों को ये फिल्म दिखाई, लेकिन किसी ने भी इसे रिलीज करने में अपनी दिलचस्पी नहीं दिखाई। एक साल से ज़्यादा टाइम निकल जाने पर उन्होंने इसे खुद ही डिस्ट्रीब्यूट करने का फैसला किया। उन्होंने मुंबई में कोलाबा में रीगल सिनेमा हॉल को किराए पर लिया और वहां पर इस फिल्म को रिलीज किया। वे केवल फिल्म का एक ही प्रिंट अफोर्ड कर सकते थे, जिसके कारण उस थिएटर में यह फिल्म कई हफ्तों तक चली और बुरी तरह फ्लॉप रही। विधु विनोद चोपड़ा जुगाड़ लगाने में शुरू से ही माहिर थे और उससे भी ज़्यादा माहिर थे वाहवाही लूटने में। वैसे तो विधु विनोद चोपड़ा डायरेक्टर और प्रोड्यूसर रामानंद सागर के सौतेले छोटे भाई थे, लेकिन रामानंद सागर में फिल्म उद्योग में उनके पैर जमाने में जो प्रयास किए उन्होंने उसे कभी भी जग जाहिर नहीं किया। नहीं तो किसी भी नए कलाकार की इतनी औकात नहीं होती कि वह पहली फिल्म से प्रोड्यूसर बन जाए, क्योंकि फिल्म खामोश के वे प्रोड्यूसर भी थे। दोस्तों विधु विनोद चोपड़ा के फेवरेट डायरेक्टर फ्रांसिस फोर्ड कोप्पोला रहे हैं, तो उन्हीं की तरह नाम रखकर उन्होंने अपने नाम का विस्तार कर दिया विधु विनोद चोपड़ा, जबकि उनका असल नाम केवल विधु चोपड़ा था। बाद में उन्हीं के असिस्टेंट रहे संजय भंसाली ने अपना नाम बढ़ाकर संजय लीला भंसाली रख लिया था। बहरहाल हम दोस्तों लौटते हैं आज के वीडियो की ओर। विधु विनोद चोपड़ा की जो पिछली फिल्म का हाल रहा उसे देखकर उन्होंने इस बार कुछ अलग करने की सोची और एक पूरी टीम बनाई फिल्म राइटिंग के लिए, जिसमें फिल्म का सिनेरियो लिखा था खुद विधु विनोद चोपड़ा ने, स्क्रीन प्ले लिखा था शिव कुमार सुब्रमण्यम ने और डायलॉग लिखे थे इम्तियाज हुसैन ने। शिव कुमार सुब्रमण्यम और इम्तियाज हुसैन ने विधु विनोद चोपड़ा के साथ साथ इस फिल्म में छोटे छोटे रोल को प्ले भी किया था। पूरी टीम ने मिलकर एक ऐसा स्केच बनाया कि फिल्म एक यादगार फिल्म बनकर रह गई। फिल्म परिंदा में नाना पाटेकर के किरदार का नाम पोटिया रखा गया था, जो कि एक तात्कालिक डॉन यूसुफ पटेल को देखकर रखा गया था। और इस रोल को पहले परेश रावल प्ले करने वाले थे। ये रोल नाना पाटेकर के पास कैसे आया इसकी भी एक अलग कहानी है। लेकिन पहले बात करते हैं डायलॉग राइटर इम्तियाज हुसैन के बारे में। दोस्तों फिल्म शोले के बाद इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म परिंदा ऐसी फिल्म थी जिसके डायलॉग का कैसेट रिलीज किया गया था, जिन डायलॉग्स को इम्तियाज हुसैन ने लिखा था। लेकिन जब कैसेट का कवर छपकर आया तो उसके ऊपर लिखा गया था रिटर्न प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्ट बाय विधु विनोद चोपड़ा। वो कैसेट देखकर मशहूर डायरेक्टर शक्ति सामंत ने इम्तियाज हुसैन को अपने ऑफिस बुलाया और पूछा कि यह कैसेट देखकर कौन कहेगा कि इस फिल्म के डायलॉग तुमने लिखे हैं। मशहूर डायरेक्टर B.R. इशारा ने भी विधु विनोद चोपड़ा को इसे लेकर एक लंबा लेटर भी लिखा। विधु विनोद चोपड़ा का ऑफिस शक्ति सामंत साहब के बगल में ही था, तो इम्तियाज हुसैन वो कैसेट लेकर चोपड़ा के पास पहुंच गए और उन्हें फिल्म के क्रेडिट के बारे में सारी बात की। इम्तियाज हुसैन ने विधु को कई बातें सुनाई और कहा कि अब मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगा, और यह कहकर इम्तियाज हुसैन ऑफिस से बाहर निकल गए। तब विधु विनोद चोपड़ा ने पीछे से आवाज़ लगाई और कहा कि ऐसा करने के बाद तुम्हें कहीं पर भी कोई काम नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों कर्म पर भरोसा करने वालों का किस्मत हमेशा साथ देती है। इम्तियाज को उसी दिन हेमा मालिनी के वहाँ से फ़ोन आया और इम्तियाज ने हेमा मालिनी के लिए फिल्म दिल आशना है लिखी। फिल्म दिल आशना है के बाद में इम्तियाज ने फिल्म वास्तव, अस्तित्व और गुलाम मुस्तफ़ा जैसी फिल्में लिखी। दोस्तों फिल्म परिंदा बनने में जितनी भी तकलीफें आई उस पर भी एक बड़ी सी फिल्म बन सकती है। फिल्म को लेकर और भी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई कलाकारों के सिलेक्शन में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है इस फिल्म के मुख्य और सहायक कलाकार थे जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, नाना पाटेकर, अनुपम खेर, सुरेश ओबराय, माधुरी दीक्षित और टॉम अल्टर। सबसे पहले बात करते हैं उस रोल के बारे में जिसके सिलेक्शन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। फिल्म में यह रोल था किशन यानी कि बड़े भाई का, और यह रोल सबसे पहले नसरुद्दीन शाह को करना था।
नसीर को विधु विनोद चोपड़ा के घर पर इम्तियाज हुसैन कहानी सुनाने वाले थे। विधु विनोद चोपड़ा नहाने जा रहे थे और इम्तियाज को बोल कर गए कि इनको पूरी कहानी मत सुनाना, केवल इंटरवल तक ही सुनाना। लेकिन एज ए डायलॉग राइटर इम्तियाज ने ईमानदारी दिखाते हुए नसीर को पूरी कहानी सुना डाली। तब नसीर बोले कि जब फिल्म में छोटे भाई का मर्डर हो जाएगा तो उसके बाद पिक्चर हॉल में रुकेगा कौन। यह कहते हुए नसीर फिल्म छोड़कर चले गए। नसीर के बाद परिंदा में ये किशन वाला रोल अमिताभ बच्चन को भी सुनाया गया, लेकिन बात वहाँ भी नहीं बन पाई। अमिताभ के बाद यह रोल विनोद खन्ना, सुरेश ओबराय, यहाँ तक कि अजीत वाछानी से होता हुआ नाना पाटेकर के पास पहुँच गया। ये किरदार जब नाना पाटेकर को सुनाया गया तो वे ये रोल करने के लिए राजी हो गए। लेकिन छोटे भाई वाला रोल प्ले कर रहे अनिल कपूर को लगा कि अगर नाना पाटेकर बड़े भाई का रोल प्ले करेंगे तो उनका रोल कमज़ोर पड़ जाएगा। दोस्तों, अनिल कपूर के कहने पर फिल्म की पूरी टीम जेकी से मिली, लेकिन जेकी ने फिल्म करने से मना कर दिया। जब फिल्म की लीड कास्टिंग में इतनी प्रॉब्लम्स आने लगी तो चोपड़ा ने डिसाइड किया कि अनिल कपूर बड़े भाई यानी किशन का रोल प्ले करेंगे और छोटे भाई करण का रोल प्ले करेंगे कुमार गौरव। लेकिन कहीं पर विदु को लगा कि कुमार गौरव इस रोल के एंग्री पार्ट में जम नहीं पाएंगे। तब फिर से अनिल के कहने पर फिल्म की पूरी टीम एक बार जैकी श्रॉफ से फिर मिली। तब जैकी श्रॉफ को फिल्म का एक रिकॉर्डेड गीत सुनाया गया और उस गीत को सुनकर जैकी श्रॉफ फिल्म में रोल करने के लिए राजी हो गए। गीत के बोल थे, तुमसे मिलकर ऐसा लगा तुमसे मिलकर, जो कि जैकी की जगह अनिल कपूर पर फिल्माया गया था। दोस्तों, जैकी श्रॉफ की फिल्म में एंट्री करवाते हुए अनिल कपूर ने विधु विनोद चोपड़ा से साफ कह दिया था कि उन्हें जैकी को उतनी फीस देनी होगी जितनी कि वे अनिल कपूर को दे रहे हैं। अनिल को पता था कि उस दौरान जैकी एक बुरे दौर से गुजर रहे थे और विधु विनोद चोपड़ा उसका फ़ायदा उठा सकते थे। लेकिन दोस्तों, हमने वीडियो के शुरुआत में ही जैसे बताया था कि विधु विनोद चोपड़ा जुगाड़ बहुत अच्छा लगाते थे। उन्होंने परिंदा की मेकिंग के दौरान ही जैकी श्रॉफ को आधी से भी कम फीस पर काम करने के लिए राज़ी कर लिया। अनिल कपूर को इस चीज़ की जानकारी नहीं थी। जब उन्हें इस बात का पता चला तो विधु ने अनिल से कहा कि जब जैकी ने अपनी फ़ीस आधी कर दी है तो अब तुम्हें भी अपनी फ़ीस आधी कर देनी चाहिए। लेकिन अनिल कपूर अपने कहे पर अड़े रहे, क्योंकि अभी अभी उनकी फिल्म तेजाब सुपरहिट साबित हुई थी और उन्हें पता था कि विधु विनोद चोपड़ा को डिस्ट्रीब्यूटर से फिल्म परिंदा के लिए अच्छी कीमत मिल रही है। तब अनिल कपूर ने फीस को लेकर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करने से मना कर दिया। दोस्तों, फिल्म परिंदा में जैकी श्रॉफ का एक सीन है जिसमें वो फूट फूट कर रोते हैं और अपने छोटे भाई यानी अनिल कपूर को अपने गांव में बसने के सपने दिखाते हैं। यह सीन जैकी के पूरे करियर का सबसे लंबा अनकट सीन था, जिसे करने के लिए इम्तियाज ने कई दिन रात तक जैकी को जगा कर रिहर्सल कराई थी। दोस्तों, जब जैकी श्रॉफ के किशन के रोल करने के लिए हाँ करने के बाद जब नाना पाटेकर को बताया गया कि वे ये रोल नहीं कर रहे हैं तो उन्हें तो काटो तो खून नहीं। तब इम्तियाज ने नाना से कहा कि फिल्म में एक और किरदार है पाटिया का, जिसे उन्होंने बदल कर अन्ना सेट कर दिया है और अगर वे ये किरदार करते हैं तो उनके फिल्मी करियर को काफ़ी सहारा मिलेगा। दोस्तों, ये वो समय था जब गोविंद निहलानी अपनी फिल्म की स्टोरी सुनाने के बाद नाना पाटेकर को अपनी फिल्म में लेने से इनकार कर चुके थे और नाना पाटेकर को एक दमदार फिल्म की सख्त ज़रूरत थी। नाना पाटेकर और इम्तियाज के रिलेशन थिएटर के दिनों से थे और इम्तियाज ने ही नाना पाटेकर को अन्ना सेट वाले यानी विलेन के रोल को प्ले करने के लिए राज़ी किया था, जबकि नाना पाटेकर तो पहले ही फिल्म से हीरो का रोल प्ले करने के लिए थिएटर से फिल्मों में आए थे। दोस्तों, इस फिल्म में नाना पाटेकर का किरदार अन्ना ऐसा गढ़ा गया कि इस रोल के लिए नाना पाटेकर को मिला सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का नेशनल पुरस्कार। दरअसल नाना पाटेकर का सिलेक्शन इस फिल्म के लिए एक थिएटर में उनका नाटक पुरुष को देखकर किया गया था। दोस्तों, फिल्म परिंदा में एक खास और छोटा सा रोल अनुपम खेर का भी है। विधु विनोद चोपड़ा ने परेश रावल से पहले ही विलेन के रोल के लिए अनुपम खेर से बात कर रखी थी, लेकिन अनुपम खेर उन दिनों इन्हीं तरह के रोल ज़्यादा कर रहे थे। तब विधु ने उन्हें हीरोइन के भाई के रोल में एक छोटा सा रोल ऑफर कर दिया, जो कि पेशे से पुलिस इंस्पेक्टर भी है और अनिल कपूर का फिल्म में बचपन का दोस्त भी है। दोस्तों, अनुपम खेर पर ही फिल्माया गया फिल्म का एक सीन है जहां पर उनकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। यह सीन मुंबई के दादर के एक काफ़ी फेमस भीड़-भाड़ वाली जगह पर शूट किया गया था। यह जगह कबूतर खाना के नाम से फेमस है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कबूतरों को लोग दाना डालते हैं। हालांकि पहले इस फिल्म का नाम भी कबूतर खाना ही रखा गया था। दोस्तों, फिल्म में एकमात्र हीरोइन है और वो है अनिल कपूर की हीरोइन यानी कि माधुरी दीक्षित। हालांकि इस हीरोइन वाले रोल के लिए डायरेक्टर की पहली पसंद थी डिम्पल कपाड़िया, लेकिन माधुरी दीक्षित ने इस रोल के लिए ऑडिशन दिया था और अभी अभी उनकी फिल्म तेजाब ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इसीलिए फिल्म को एक नई फ्रेशनेस देने के लिए विधु विनोद चोपड़ा ने माधुरी दीक्षित को फिल्म के लिए कास्ट कर लिया। दोस्तों, फिल्म परिंदा से नाना पाटेकर के करियर को बहुत फ़ायदा मिला। यह फिल्म उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई थी। इस फिल्म के बाद नाना पाटेकर ने फिल्म प्रहार का डायरेक्शन भी किया, जिसमें वे खुद लीड कलाकार थे। फिल्म परिंदा में नाना पाटेकर के परिवार को दिखाने के लिए एक तस्वीर का इस्तेमाल किया गया था। यह तस्वीर वास्तव में उनकी पत्नी नीलकांति और उनके बेटे मल्हार की थी, जिसे
1985 में लिया गया था। दोस्तों फिल्म के क्लाइमैक्स की शूटिंग के दौरान नाना पाटेकर आग लगने वाले सीन में खुद घायल हो गए थे। वे इतना जल गए थे कि उन्हें 2 महीने तक हॉस्पिटलाइज रहना पड़ा था और इसी वजह से ठीक 1 साल बाद फिल्म की शूटिंग फिर से शुरू की जा सकी थी। फिल्म में नाना पाटेकर का कैरेक्टर आग देखकर चिल्लाने लगता है और सिर पर थप्पड़ मारने लगता है। इस सीन को नाना पाटेकर ने फिल्म रेन मैन में डस्टिन हॉफमैन के द्वारा किए गए सीन से कॉपी किया था। दोस्तों इस फिल्म परिंदा में खास रोल सुरेश ओबराय का भी था। सुरेश ओबराय ने फिल्म में अपने कैरेक्टर के लिए डैनी डंगजोप्पा से बांसुरी बजाना सीखा था, जो कि इसी रोल के लिए फिल्म की पूरी टीम की पहली पसंद भी थे। दोस्तों इस फिल्म परिंदा के क्लाइमैक्स सीन को फिल्माने की भी एक अलग कहानी है। इस सीन को न्यू ईयर के दिन वाले माहौल में फिल्माने का प्लान किया गया था और इसे शूट भी न्यू ईयर वाली नाइट को ही किया गया। दरअसल जैकी श्रॉफ और अनिल कपूर अपने लाइफ पार्टनर के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करने आए थे और विधु विनोद चोपड़ा पहुंच गए वहां पर सीन की शूटिंग करने के लिए। शूटिंग इतनी लंबी चली कि न्यू ईयर निकल गया और दोनों ही हीरो की न्यू ईयर पार्टी खराब कर दी। सुबह पैकअप के बाद विधु विनोद चोपड़ा ने फिल्म के सेट पर शैंपेन लेकर नए साल का जश्न फिर से फिल्म की टीम के साथ मनाया। दोस्तों इस फिल्म परिंदा में अन्ना सेठ का जो अड्डा बताया गया था, दरअसल वो मुंबई के एंटॉप हिल पर पानी की एक बड़ी सी टंकी थी, जो कि आसपास झुग्गी झोपड़ियों और स्क्रैप से घिरी हुई थी। विधु विनोद चोपड़ा ने बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से यह साइट शूटिंग के लिए किराए पर ली थी। दोस्तों उस समय मात्र 12 लाख रुपए में बनी फिल्म परिंदा का विधु विनोद चोपड़ा ने अंग्रेजी में ब्रोकन हॉर्स के नाम से भी बनाया, लेकिन यह फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई। फिल्म परिंदा के लिए विधु विनोद चोपड़ा ने इस फिल्म के कलाकारों की शूटिंग डेट्स के अलावा रिहर्सल के लिए भी डेट ली थी। इसका फ़ायदा ये हुआ कि शूटिंग के वक्त हर कलाकार को अपनी लाइनें कंठस्थ हो चुकी थी और सबने शूटिंग के समय स्क्रिप्ट तक खोलकर नहीं देखी थी। फिल्म को शूट करने के लिए रियल लोकेशन और कम लाइट वाली जगह का इस्तेमाल अधिकतर किया गया था। दोस्तों फिल्म परिंदा को शूट होने में मात्र 66 दिन लगे थे, लेकिन ये 66 दिन लेने के लिए विधु विनोद चोपड़ा को पूरे 3 साल लग गए थे। दोस्तों फिल्म परिंदा के म्यूजिक की बात करें तो इसका म्यूजिक दिया था R.D. बर्मन ने। यह R.D. बर्मन की कुछ आखिरी बड़ी सफल फिल्मों में से एक थी। फिल्म के गीत लिखे थे खुर्शीद हालोरी ने। फिल्म के म्यूजिक एल्बम में कुल 7 गाने रखे गए थे, जिसमें से एक गाने कितनी है प्यारी प्यारी के 3 वर्जन रखे गए थे, जिसमें से एक बचपन वाले वर्जन को गायक शान ने 15 साल की उम्र में गाया था। फिल्म का एक और गीत तुमसे मिलके भी फिल्म में 2 वर्जन में रखा गया था। दोस्तों फिल्म का एक और फेमस गीत है प्यार के मोड़ पे छोड़ोगे जो बाहें मेरी। इस गीत का डायरेक्शन विधु विनोद चोपड़ा के असिस्टेंट रहे संजय लीला भंसाली ने किया था, जो कि फिल्म के दौरान विधु विनोद चोपड़ा के असिस्टेंट थे। इस गाने को कुछ ही मिनटों में शूट कर लिया गया था, क्योंकि इस पूरे गाने में सनसेट को दिखाया जाना था। विधु विनोद चोपड़ा ने संजय लीला भंसाली के काम से खुश होकर अपनी अगली फिल्म 1942 ए लव स्टोरी के सभी गानों के डायरेक्शन की जिम्मेदारी संजय लीला भंसाली को दी थी। फिल्म परिंदा के सभी गीत काफ़ी हिट रहे थे और आज भी सुने जाते हैं। इन गीतों को अपनी अपनी आवाज़ें दी थी सुरेश वाडेकर, शैलेंद्र सिंह, शान, सागरिका, साधना सरगम, आशा भोसले और R.D. बर्मन ने। फिल्म परिंदा उसी दिन रिलीज हुई थी जिस दिन मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म लड़ाई भी रिलीज हुई थी। फिल्म परिंदा ने मुंबई सर्किट में असाधारण बिजनेस किया था और दूसरी जगह पर भी फिल्म अच्छा बिजनेस करने में कामयाब हुई थी। फिल्म ने 2 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते थे, जिसमें से एक मिला था नाना पाटेकर को और दूसरा मिला था रेणु सलूजा को। रेणु सलूजा को इस फिल्म के लिए बेस्ट एडिटिंग का नेशनल अवार्ड मिला था। दोस्तों इस फिल्म को 5 फिल्म फेयर पुरस्कार मिले थे, जो थे बेस्ट डायरेक्टर का फिल्म फेयर पुरस्कार विधु विनोद चोपड़ा को, बेस्ट एक्टर का अवार्ड जैकी श्रॉफ को, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नाना पाटेकर को, बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड शिव कुमार सुब्रमण्यम को और बेस्ट एडिटिंग का अवार्ड रेणु सलूजा को। यह फिल्म साल 1990 के लिए बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज के एकेडमी पुरस्कार के लिए इंडिया की तरफ से ऑफिशियल एंट्री थी, लेकिन वहां ऐसे नॉमिनेशन नहीं मिल पाया था। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ साथ हमारे चैनल बॉलीवुड अनबॉक्सिंग को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।